खोल के बात करना चाहिए, नाम मत लीजिए, लेकिन आप बोलिए कि एचआईवी पॉजिटिव सहरसा में संख्या बढ़ रही है। और उसकी वजह 60% रेड लाइट एरिया है। और हमारी संस्था जब जांच करने जाती है तो साइड से बोलते हैं कि भैया हम रेड लाइट एरिया गए थे, हम तो पॉजिटिव है, हमारे स्टाफ को कहते हैं। पढ़े लिखे लड़के, ये समझा चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब ये करवाने से कमी है। जैसे बात करें तो आपने कहाँ अभी तक कैंप लगाया है? हमने रेड लाइट एरिया में हमने ज्यादा ध्यान दिया कैंप। ठीक है। ऑफिशियल रूप से भी अनऑफिशियल रूप से भी हम जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, समझाते थे कि भाई निकलो, जिसको निकलना, जिसको जिस तरह का मतलब था हम करते थे। कि घर पे गए उसकी पॉपुलेशन क्या 12 हो गई। और एक घर ऐसा है जिसके यहाँ 3 बच्चे पॉजिटिव है। 100 प्लस जांच हुई, इसमें 4 पॉजिटिव केस पाए गए। रेड लाइट एरिया जिसके द्वारा संचालित हो रहा है या जो चल रहा है, जो उससे बेनिफिट ले रहे हैं, वो लोग तो नहीं चाहेंगे जो वहाँ की बातें उजागर हो। सहरसा में तो यहाँ सहरसा में वर्षों से चल रहा है, लेकिन कोई तो कोई चाहिए, हो सकता है माध्यम हम ही हो। लेकिन पढ़े लिखे लड़के जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं वो एचआईवी पॉजिटिव पाए जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। थैंक यू। हमारे सहरसा 9 में आज हम लोग बातचीत करने बैठे हैं। जो टॉपिक है वो काफी समाज के लिए गंभीर विषय है। एचआईवी एड्स ऐसे टॉपिक जो समाज में काफी महत्वपूर्ण रख रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के लोगों को अवेयरनेस भी जरूरत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे मैम, जो आपकी संस्थान क्या है, किस तरह से आपका संस्था चलता है, क्या नाम है संस्था का और किस तरह से चलता है? जी, मेरा संस्था का नाम है ज्योति विवेकानंद संस्थान। हमारी संस्था पिछले 18 वर्ष से समाज के लिए काम कर रही है। और हम उस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, ज्योति मिश्रा। ठीक है, क्या काम करती है आपकी संस्था? हमारी संस्था हर तरह का काम, चाहे महिला उत्पीड़न हो या वृद्धों के लिए काम हो या बच्चों के लिए नाम हो। और अभी हमारी संस्था 2 साल से एचआईवी एड्स के लेकर के संगठन रूप से काम कर रही है। एचआईवी एड्स को लेकर के आपकी संस्थान अभी पिछले 2 वर्षों से काम कर रही है। किस क्षेत्र में काम कर रही है? हमने शुरुआत किया था रेड लाइट एरिया में। मतलब आप सहरसा जिले में काम कर रहे हैं। और सहरसा जिले में 2 साल से आपने क्या क्या काम किया है? 2 साल से हमने सर्वे किया पहले एचआईवी पॉजिटिव की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत से सर्वे से ये पता चला 60% रेड लाइट एरिया से शुरुआत हो रही है। तो इसलिए हमने सबसे पहले वहाँ शिविर लगाया 8 मार्च को। इसमें एचआईवी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया, वो लोग भाग गए, सहयोग नहीं किए जांच में। उसके दौरान फिर हम आपस अपना ही संगठन करते रहे। उसके बाद अगल बगल सर्वे किए, उसके तो भी पता नहीं चला कि वहाँ कितने पॉजिटिव केस हैं, हमें नहीं जानकारी मिली। फिर लॉर्ड बुद्धा से हमें फ़ोन आया कि मैडम यहाँ 6 पॉजिटिव केस हैं। तो सदर हॉस्पिटल सहरसा और हम दोनों आदमी गए वहाँ उनका रिपोर्ट लिए। उसके बाद जहाँ पॉजिटिव केस पाई गई उसके घर पे गए। वहाँ घर पे जाने के बाद तो मामला उल्टा ही था कि लॉर्ड बुद्धा के अनुसार पति पॉजिटिव केस है, जब घर पे गए तो पति पत्नी दोनों पॉजिटिव केस है। तो वहाँ पॉजिटिव केस संख्या 6 थी। हम जब वहाँ गए जांच कराने के लिए घर पे गए तो उसकी पॉजिटिव संख्या 12 हो गई। एक घर ऐसा है जिसके यहाँ 3 बच्चे पॉजिटिव है। इसकी सूचना हमने सदर हॉस्पिटल सहरसा को भी दी, लेकिन अभी तक उधर से कोई मतलब आपको सहरसा जिला में ऐसा घर मिल गया जहाँ पर बच्चे भी पॉजिटिव है। ठीक है। और एक घर माता पिता पॉजिटिव। एक घर ऐसा है जो पॉजिटिव है, वो चल नहीं सकते हैं। इसकी सूचना हमने 12वां सदर हॉस्पिटल को दी है। वो चलने में असमर्थ हैं। चलने में असमर्थ क्यों है? क्योंकि एचआईवी फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है स्टेज एड्स, तो उनको सेकेंड स्टेज तक पहुंच गया। एचआईवी होने के बाद आदमी की शक्ति खत्म हो जाती है, इसका वो चल फिर नहीं सकता है। हमने सूचना दी, लेकिन अभी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद फिर हमने सदर हॉस्पिटल से आदेश लिया कि सर एक बार रेड लाइट एरिया में जांच किया जाए। उन्होंने डीएम साहब ने आदेश दिया, एसडीओ साहब ने भी आदेश दिया। वहाँ जांच की, बहुत मेहनत के बाद वहाँ 4 पॉजिटिव केस पाई गई। कितने लोगों की वहाँ पर जांच हुई है? 100 लोगों की जांच हुई। 100 प्लस जांच हुई। इसमें 4 पॉजिटिव केस पाए गए। तो हमने तुरंत डीएम साहब को सूचना दी कि सर इसको अपने स्तर से रेस्क्यू किया जाए। 4-1 को हमने एप्लीकेशन दी पॉजिटिव केस की, लेकिन उसके उपरांत सर एक्शन लिए, लेकिन लेट से लिए। उसमें भी अभी 3 पॉजिटिव केस वहाँ पर उपलब्धि है। हाँ, ये डाटा तो आपने बताया था, जो 1 को जो है वो चिन्हित कर लिया गया है और उसको जो है बाकी वही रिकवर किया गया, बाकी सब वही, बाकी 3 जो है वही। उसके लिए भी हम परसों डीएम साहब एसडीओ साहब आदेश दिए थे कि थाना को रेस्क्यू कीजिए, लेकिन थाना का कहना हुआ कि पहले मजिस्ट्रेट घोषित होगा, उसके बाद हम रेस्क्यू करेंगे। अब एसडीओ साहब से मजिस्ट्रेट घोषित करवाइए। इसके लिए आज हम पुनः एसडीओ साहब से मिलकर आवेदन दिए हैं, अब वो घोषित करेंगे कल तक में। अच्छा, वहाँ जब आप रेड लाइट एरिया में जाते हैं तो कैसे कन्विंस करते हैं आप वहाँ पर जो
चेक करने के लिए, क्योंकि अवेयर तो है नहीं। बहुत प्यार से करते हैं। हाँ। करते हैं पहले प्यार से कि आपके भलाई के लिए हम आए, आपको हो जाएगा तो फिर क्या होगा। आपको वो लोग डरती है पहले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगा, यहाँ से उठा लेगा। हम लोग प्यार से करते हैं, कुछ प्रलोभन देते हैं, हमारी संस्था के माध्यम से आपको ये सुविधा दी जाएगी, ये होगा वो होगा। किसी को कुछ स्वेटर दे देते, किसी को ड्राई फ्रूट देते, जब पाई जाती है तो उसको भी लगता है कि नहीं मेरे लिए दीदी काम कर रही है, तब वो लोग आकर से जाँच करवाती है। और अभी भी वो फोन किए आज वहां से कि मैडम आप जब बोलिएगा तब हम आपके साथ चलने को तैयार है, मेरा व्यवस्था कर दीजिए रहने का। अच्छा, वो इलाज करवाने को तैयार? वो रहने को, वहां से हटने को तैयार है। जब हमको फोन किए कि आप दीदी जहां ले जाइएगा वहां हम रहेंगे। बस प्रशासन थोड़ा उदासीन है। अच्छा मैम, ये बताइए जिस तरह से वहां पर आप जाते हैं, अभी तक 2 बार आपने वहां पर? हाँ, 2 बार गए तो हैं, बहुत बार, लेकिन ऑफिशियल रूप से 2 बार गए। ऑफिशियल रूप से 2 बार गए। कन्विंस कितना हो पाता है आपसे? क्योंकि मान लीजिए जिसको पता भी हो। शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, शुरू में तो बैठने भी नहीं देता था। बैठने बात करने में गेट बंद कर लेता था। अच्छा। बात भी नहीं करने देता था, जाइए जाइए जाइए। लेकिन धीरे धीरे जाते जाते बहुत बार गए, बात किसको लोग लगा नहीं अब मेरे लिए आ रही है, तो धीरे धीरे वो लोग मानने लगा, कन्विंस होने लगा। इसमें तो डर भी होता होगा, क्योंकि जब मान लीजिए जो कन्विंस आप करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये बात जो जिनके माध्यम से वहां पर वो चल रहा है, रेड लाइट एरिया जिसके द्वारा संचालित हो रहा है या जो चल रहा है, जो उससे बेनिफिट ले रहे हैं, वो लोग तो नहीं चाहेंगे जो वहां की बातें उजागर हो। हाँ, वो न्यूज निकलने के बाद 2 तारीख को जब न्यूज निकली तो वहां से मुझे फोन आने लगा, मैडम आप गलत की। और रेस्क्यू के बाद तो खैर काफी फोन आने लगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये सब होते रहता है। अच्छा, ये सब होते रहता है। किस तरह का मतलब फोन आया, क्या क्या बातें हुई? कि मैडम मेरा टर्नओवर इतना है, आपने हमारा दुकान बंद कर दिया, ये कर दिया वो कर, इस तरह के फोन वो लोग बात करते रहते हैं। फिर ये सब होते रहती है। हाँ, तो वर्षों से चल रहा है सहरसा में, तो यहाँ तो सहरसा में वर्षों से चल रहा है, लेकिन कोई तो कोई चाहिए। हो सकता माध्यम हम ही हो, कोई तो चाहिए था वहां जाने का, हो सकता माध्यम हम ही हो। हमारी संस्था डरती नहीं है। जहां भी पता चल गया खबर, आपको हम अपनी संस्था की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे। जी जी। हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, मेरी मम्मी आई थी, उनका तबीयत खराब था, हम पटना लेके जा रहे थे। तो ट्रेन में एक लेडीज थी, वो एसआई की पत्नी थी, कमल किशोर चौधरी, एसआई उदा किशनगंज में पोस्टेड थे। उनकी पत्नी के मुंह में चोट था, तो हमने पूछा कि आपको चोट कैसे लगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति एक लेडीज को रखे हुए और हमको मार के घर से निकाल दिए। हम उनको ही उतार दिए, बोले आप वेट कीजिए, हम आते रिटर्न पटना से। मम्मी को दिखा, मम्मी मेरे लिए भी जरूरी थी, उनको दिखा करके आए। एसपी साहब से आदेश लिए और उदा किशनगंज हम रात में 2 बजे पहुंचे। वो थाना में जो था उदा किशनगंज, कमल किशोर चौधरी, उसको हमने कॉलर पकड़ के बाहर निकाला, उसकी पत्नी को रख दिए, फिर ये मारपीट किया। उसके बाद हम पटना के मिले, पटना ऑफिस सचिवालय में लिख करके दिए। 1 महीने के अंदर उनका नौकरी चला गया, उनकी पत्नी को नौकरी दिया गया। तो हमारे मतलब ये हिम्मत का तो काम है। वो भी हमसे बोले थे कि हम आपको देख लेंगे, हम अच्छे से देख लीजिए, अभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हमने उस समय भी हिम्मत काम देख लीजिए, है ना। हाँ, हम बोले देख लीजिए, अभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आज विमला देवी नाम है, भोजपुर जिले की महिला है, न जानती न पहचान थी हमारी। वो महिला भी नौकरी कर रही, अच्छे से रह रही है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप जाते हैं, उसको कन्विंस करते हैं, तो यहाँ पर तमाम तरह की सभी उम्र की लड़कियां रहती है, वहाँ पर लेडीज रहती है। किस तरह से उनसे घुलते हैं आप और क्या सब बातें होती हैं? आराम से हम जाके चौकी पे बैठ जाते हैं, न छुआछूत मानते हैं, नहीं कुछ मानते, को अलग है हम अलग हैं। प्रेम से बैठ के प्रेम से बात करते, प्रेम से। हम तो यहाँ भी कहते अगर कोई निकलना चाहती है तो निकलो, हम सहायता करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारी संस्था सहायता करेगी, डोनेशन लेके चंदा मांग के सहायता करेगी। नहीं होगा तो हम जैसे करेंगे वैसे करेंगे, आप निकलो। शादी करना चाहते हो या निकलना चाहते हो तो निकलो। इसी क्रम में 4 लड़की ने हमें इशारा किया था, तो हम सूचना दिए थे लिख के डीएम साहब को, सर वहाँ नाबालिग है, उसको रेस्क्यू किया जाए। फिर हुआ रेस्क्यू, नाबालिग लड़की का रेस्क्यू। हाँ, 24-25 दिन के बाद हुआ, लेकिन हो गया था। चलिए, आपके माध्यम से कम ये तो हुआ। अब जो हम लोग बैक अपने पॉइंट पर आते हैं, HIV को लेकर के जो बातचीत हो रही है, सहरसा में आप पिछले 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, कितने केस आपको नजर आए हैं अभी तक? HIV पॉजिटिव की संख्या? जी जी, संख्या सिर्फ बता दीजिए। सिर्फ संख्या बताते हैं। हाँ। हम नहीं नाम बताएंगे, नहीं जगह बताएंगे, संख्या आपको आपको 50+ बता रहे हैं, 50 से ऊपर है अभी तक की हमारी जांच रिपोर्ट के अनुसार। 100 पहुंच गए, 60-70 है
60-70 एग्जैक्ट डाटा होता है ना? 100 एग्जैक्ट डाटा होता है, लेकिन कुछ मतलब ऑनलाइन करते हैं सहरसा हॉस्पिटल में, हम उस समय नहीं रहते हैं। जब ऑनलाइन करते हैं तो उस समय हम नहीं, आप कितनी बार टेस्ट किए हैं अभी तक जो जांच शिविर लगाते हैं? जांच शिविर हम लगाते हैं, उसके बाद वो लोग हमको साइट से भी फोन करते हैं जिसको HIV पॉजिटिव का डर रहता है। जैसे अलीनगर में अभी केस निकली है तो वहां से हमें फोन आया, 1 तारीख को हमने जांच शिविर लगाया, उन्होंने पेपर में न्यूज पढ़ा, 2 को हमें फोन किया। मेरे स्टाफ है जो काम करते हैं, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, वो मेडिकल काम करते हैं, तो हमने उनको भेजा, वो जांच किए तो हम पॉजिटिव पाए गए। अच्छा। तो कुछ लोग सदर हॉस्पिटल में लगाते हैं, उसके द्वारा अलग से भी हमें फोन आती है कि मैडम यहाँ एक बार जांच कर लिया जाता है। हम लोग जांच करवाते तो पॉजिटिव केस पाया जाता है। 100 है हमारा जो बता रहा है डाटा, मेरा ऑफिशियल डाटा 100 है। मतलब आप अभी तक कितने जगह कैंप लगा चुके हैं? कैंप हमने अभी तक 3 जगह लगाया है ऑफिशियल रूप से। ऑफिशियल रूप से 3 जगह लगाए हैं और उसमें कितना डाटा मिला है आपको? ऑफिशियल रूप से 3 जगह हमने लगाया है कैंप, 100 है। अनऑफिशियल ये चौंकाने वाली डाटा नहीं है मैम? अगर सबसे चौंकाने वाली डाटा हम आपको ये बोलेंगे, सबसे चौंकाने वाली बात इसमें ये आई है कि प्रवासी मजदूर है, ठीक है, तो थोड़ा शर्म नहीं आती हमें, लेकिन पढ़े लिखे लड़के जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं वो HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। ये चौंकाने वाली बात ज्यादा है हमारे लिए। और हमारी संस्था जब जांच करने जाती है तो साइड से बोलते हैं कि भैया हम रेड लाइट एरिया गए थे, हम तो पॉजिटिव हैं, हमारे स्टाफ को कहते हैं, पढ़े लिखे लड़के। ये सब ज्यादा चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब ये अवेयरनेस से कमी है। मतलब जहां कैंप लगाते हैं अगर वहां पॉजिटिव निकल जाता है तो वो आपको बता भी देते हैं? पहले ही हमें बोल देते हैं हमारे स्टाफ को कि यहाँ पर हम लोग गए थे। अच्छा, सब मतलब जो भी बात होती है रेड लाइट एरिया की बात, रेड लाइट एरिया कहती है। अब कुछ प्रवासी मजदूर भी हैं, बेंगलोर वगैरह हैदराबाद के प्रवासी मजदूर भी हैं, कुछ रेड लाइट एरिया के ज्यादा केस है। जैसे कुछ मार्केट लोग भी पॉजिटिव है, वो भी रेड लाइट एरिया के हैं। शहर मार्केट में भी? हाँ, मार्केट में पॉजिटिव है, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। नहीं, नाम की जरूरत हाँ, लेकिन पॉजिटिव है, वो रेड लाइट एरिया के हैं। यानी कि अगर बोला जाए तो ये रेड लाइट एरिया HIV के लिए मतलब एक ऐसा जगह है जहां से HIV हर जगह फैल रहा है। अगर सही से जांच किया जाए तो एक विस्फोटक निकलेगा सहरसा में। आपने तो 3 जगह मात्र लगाया है? 3 जगह लगाया है ऑफिशियल रूप से। आपके तरफ से डाटा 100 का है? हाँ, मेरी तरफ से डाटा 100 का है, और हॉस्पिटल में भी डाटा है, ऐसी बात नहीं, डाटा उनके पास भी है, वो लोग प्रशासन के पास ये डाटा है? हाँ, प्रशासन के पास डाटा है। अच्छा, आप जो कैंप लगाते हैं तो क्या माध्यम होता है, किस तरह से लगाते हैं? हम जो कैंप लगाते हैं तो इसकी सूचना DM साहब को, सदर हॉस्पिटल SDO साहब को देते हैं। प्रशासन की टीम रहती है साथ में? प्रशासन की टीम के बिना हम नहीं कैंप लगाते हैं। उनकी टीम रहती है, मेडिकल टीम रहती है। तो यानी कि जो डाटा आपके पास है वो प्रशासन के पास भी होगा? हमसे ज्यादा डाटा है उनको, हमारे पास यहाँ से भी ज्यादा डाटा है? हमसे ज्यादा। ये तो बस 3 कैंप की डाटा आपने बताया। हमसे ज्यादा डाटा प्रशासन के पास है, क्योंकि वहाँ अलग से भी लोग आते हैं जांच कराने के लिए। वहाँ तो नियम है कि जो भी जांच होगा चाहिए टेस्ट होगा, वहाँ ज्यादा डाटा है, वही डाटा बाहर नहीं आ रही है। तो क्या आपको लगता है ये छुपाने से नुकसान है, या फिर इसको जो है इस पर खोल करके इसको जो है इस पर काम करना चाहिए? खोल के बात करना चाहिए, नाम मत लीजिए, लेकिन आप बोलिए कि HIV पॉजिटिव सहरसा में संख्या बढ़ रही है। और उसकी वजह 60% रेड लाइट एरिया है। अच्छा, एक सवाल बनती है, रेड लाइट एरिया में HIV पॉजिटिव पाई गई, सदर हॉस्पिटल में ऑनलाइन हुआ, तो प्रशासन की या सहरसा की जिम्मेदारी बनती है ना उस समय उसको रेस्क्यू कर लेना। बिल्कुल, उस समय तुरंत अगर रेस्क्यू हो जाती है तो 4 थी, 40 तो पर डे नहीं बनती, कभी तो 40 की 4000 पर डे बन गई है। इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तो प्रशासन भी है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो वहां जाते हैं, वो कह रहे हैं कि हम वहां गए हैं, हमसे स्पष्ट कहते हैं। अच्छा, कि मैडम हम वहां गए हैं, रेड एरिया गए हैं, डायरेक्ट कहते हैं, और वो पॉजिटिव पाए जाते हैं? पॉजिटिव पाए जाते हैं। उनकी कहाँ 22 साल 21 साल उम्र है उनकी। विचारनीय बात है कि पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं, तो विचारनीय बात है। उसके बाद एक बात और भी है, थोड़ा हम इस पर जोर देना चाहेंगे। जैसे पति पत्नी दोनों पॉजिटिव हैं, वो गरीब हैं, हम लोग के तो माँ बाप बच्चे देखते नहीं हैं, वो दवा लाने के लिए गांव से सहरसा आते हैं, फिर सहरसा सुपौल जाते हैं। इस पर भी थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं, ये क्या नहीं समझ पाया, जो HIV पॉजिटिव है उनका अगर इलाज चल रहा है तो वो कहाँ चल रहा है? सहरसा में नहीं है इसका इलाज? नहीं, सहरसा में इलाज दवा नहीं मिलती है, फिर दवा सुपौल में दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर नहीं है? नहीं, यहाँ पर ये लोग चाहे तो बांट सकते हैं, लेकिन नहीं, व्यवस्था नहीं है। वो लोग गरीब आदमी है, वहां से दूर से आते हैं। कितने बार हमको फोन पे कहते दीदी हमको भाड़ा दीजिएगा। अच्छा, दवाई लेने के लिए सुपौल जाते हैं? सुपौल जाते हैं, तो थोड़ा व्यवस्थित है, इसको व्यवस्थित किया जाए। और
एक बार और हम कहना चाहेंगे HIV पॉजिटिव को यहाँ रहने की व्यवस्था की जाए, इन लोगों को अलग रखने की व्यवस्था, अलग रखने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बच्चे माँ बाप को रखना नहीं चाहते हैं पॉजिटिव, वैसे तो रखना नहीं चाहते हैं, पॉजिटिव कैसे रखना चाहेंगे। उन्हें खाने पीने की भी विशेष व्यवस्था होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जी सके, बीमारी कम से कम फैल सके, उन लोगों को रहने की व्यवस्था किया जाए। मुझे तो ये लग रहा है जो 3 जगह आपने कैंप लगाया और आप बता रही हैं जो 100 से ऊपर का डाटा है जो HIV पॉजिटिव है, अभी और आएगी। मंथ में हम 4 बार कैंप लगाएंगे, अभी और आएगी। हमको अगर सरकार आदेश देते तो हम सबका नाम निकालते हैं, लेकिन आदेश ही नहीं है। नहीं, नाम की जरूरत ही नहीं है, इस पे काम करने की जरूरत है। अगर प्रशासन चाहे तो इस पे बेहतर काम हो सकता है, काम हो सकती है। हाँ। सबसे पहले तो अभी ये रेड एरिया से सारी महिलाओं को रेस्क्यू कर रहने की व्यवस्था की जाए जो HIV पॉजिटिव है, प्रशासन की प्रथम जिम्मेदारी है। और संभावित एरिया जहां जहां आपको लगता है जो बंच में ज्यादा से ज्यादा संख्या में HIV पॉजिटिव वहां मौजूद है, वो क्या एरिया हो सकता है आपके, मतलब सहरसा जिले की बात करें तो? इसके लिए प्रशासन को एक काम और करना पड़ेगा जघन्य रूप से, जहां जहां गेस्ट हाउस है उसको नियमित जांच करे। हमें सूचना मिली है कि हम नाम लेना चाहे, नाम की जरूरत नहीं है। एक ऐसा गेस्ट हाउस है जहाँ पे महिलाएं 10 बजे आती हैं और 4 बजे चली जाती हैं। 10 बजे दिन में आती है, 3 बजे आती, 4 बजे शाम में चली जाती हैं और वहाँ गलत काम होता है। ये सहरसा शहर की बात करिए। 2 दिन से हमें फोन आ रही है कि यहाँ पर रेड मारिए मैडम। वो जो फोन कर रहे हैं वो फोन इससे पहले SP साहब को भी किए थे, थाना को भी किए थे, वो लोग एक्शन नहीं लिए, तब हमको फोन आने लगा। रेड लाइट एरिया के अलावा आप बता रहे हैं जो गेस्ट हाउस या होटल है, हाँ, वहाँ पे धंधा चल रही है। और ये क्या प्रशासन के कानो कान होता है? जब वो उनका जो हमको सूचना दे रही है, गुप्त सूचना, वो उनका कहना हुआ है कि हम इससे पहले SP सर को भी बोले थे और थाना को भी बोले थे। अच्छा, और ऐसे एरिया में भी जो है वहां पर भी संभावित हो सकती है HIV? एकदम हो सकती है, संभावित होने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, अगर जैसे बात करें तो आपने कहाँ अभी तक कैंप लगाया है? हमने हमारा रेड लाइट एरिया में हमने ज्यादा ध्यान दिया है कैंप। ठीक है, ऑफिशियल रूप से भी अनऑफिशियल रूप से भी हम जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, समझाते थे कि भाई निकलो, जिसको निकलना, जिसको जिस तरह का मदद होता था हम करते थे, जिस तरह का भी मदद हो बच्ची को पढ़ने का। इसके अलावा हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंप लगाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज है सहरसा में, वहाँ पे कैंप लगाया। अच्छा, ऑफिशियल रूप से, अनऑफिशियल रूप से हमने जहाँ जहाँ फोन आती हमें कि मैडम यहाँ आइए। उसके बाद 6 जगह पॉजिटिव का, हम जगह का नाम नहीं लेना चाहेंगे, डाटा जहाँ पे मिला था वहाँ भी हमने कैंप लगाया है। हाँ। 6 जगह कैंप लगाया है। अच्छा, वहाँ लोग पॉजिटिव उनके घर जाकर के, हाँ, उनके घर जाकर के आपने चेक किया था। हाँ। जो डाटा आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिला वो डाटा वहाँ भी कैंप लगाया, नहीं लॉर्ड बुद्धा से। अच्छा, मतलब हॉस्पिटल से मिला था, वो तो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। हाँ। है ना? तो वहाँ भी हमने 6 जगह कैंप लगाया। देखिए ज्योति जी, मेरा यही कहना है, अगर इस डाटा के ऊपर में जाते, आपने 3 कैंप लगाया और पिछले कुछ ही समय से आप जब जो मिनिमम डाटा है आपके पास और उसी के आधार पर देखते हैं तो 100 से ऊपर केस आपके सामने है, आप बता रही है। ये तो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। और इस सब का सोर्स आप बता रही हैं जो रेड लाइट एरिया है। हाँ, 60% रेड लाइट एरिया है। अब कुछ प्रवासी मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, क्योंकि हमने 6 जगह जो कैंप लगाए हैं गांव में, वो सारे प्रवासी मजदूर हैं। अच्छा जी, बाहर जाकर के काम करते हैं, वो सारे प्रवासी मजदूर हैं। तो आप क्या चाहते हैं जो आपकी संस्था किस तरह से और काम करे? क्या कुछ इसमें सरकारी मदद मिले या किस तरह से और बेहतर कार्य हो सकता है ताकि इस पर जो है आगे काम हो पाए? हाँ, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले सहरसा में एड्स पेशेंट मरीज को रहने की व्यवस्था किया जाए। जब सरकार उनको दवा फ्री में देती ही है, 1500 रुपया मंथली देती है सरकार HIV पीड़ित को, तो अगर रहने खाने की व्यवस्था किया जाए, रहने की व्यवस्था किया जाए। अगर संस्था हमें NGO को देना चाहती है तो हम भी कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट CSR फंड अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, वो फंड दे के काम कर सकती है। इनके सरकारी फंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, CSR फंड से संस्था चल सकती है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो HIV पीड़ित होगा ना, वो छुपाना नहीं चाहेगा।
वो चाहेगा कि मेरा इलाज चल रहा था वहां जाए। जैसे पॉजिटिव आ जाता है तो छुपा लेता है, पॉजिटिव नहीं है हम। कोई जांच बॉम्बे में करा लिया, दिल्ली में करा लिया, पटना में करा लिया, छुपा लेता है यहाँ करके। और पत्नी को भी हो जाता है। अगर रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी तो वो छुपाना बंद कर देगा, आगे बीमारी नहीं फैलेगी। क्योंकि ये बीमारी छूने से फैलती नहीं है, गीला सामान खाने से फैलती है, छूने वगैरह से फैलती नहीं है। टॉवल यूज करने से, सॉप यूज करने से फैलती है। जैसे गीला सामान से? हाँ, गीला सामान से। तो ये जो डाटा बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पास भी डाटा है? हाँ, इनसे ज्यादा डाटा गवर्नमेंट के पास। क्या सब एक्शन ले रही है? आप तो संस्थान के साथ मिलकर के गवर्नमेंट हाँ, कुछ एक्शन उनका है, ऑनलाइन कर देना है और 1500 रुपया मंथली देना है। बाद में वो उनका क्या होता है वो जानना नहीं। 1500 रुपया पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं ये भी जानना। ये भी हमसे पूछा जाता है कि 1500 रुपया गया, वहां से फोन करते हैं, दीदी 1500 रुपया के कोर्ट एफिडेविट करना पड़ता है। तो दीदी पैसा नहीं है, ठीक है किसी का दो फोन पे, हम कर देते हैं। 200 रुपया क्या है, देते हैं तो कोर्ट एफिडेविट करता है। बोलो तो वो सहरसा में अगर पॉजिटिव पा गई, आपको दे दिया गया, आप जाइए सुपौल, वहाँ एंट्री कीजिए, पैसा आपको वहां से मिलेगा। वो भी प्रोसेस में महीना दिन लग जाता है, वो भी अभी बंद है। अच्छा, वो भी सिलसिला भी बंद है। ये प्रोसेस में काफी दिन लग जाता है। कुछ लोग कराते, कुछ लोग नहीं कराते थक हार के। और आपको क्या लगता है किस एरिया में यहाँ पर जो है कैंप लगाने की जरूरत है, जहाँ हो सकता है ज्यादा केस मिले? अगला कैंप तो हमारी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में है। इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा 3 दिन का कैंप रहेगा, 3 दिन चलेगा, तो विद्यार्थी ज्यादा है। उसके बाद हम लोग गाँव जाएंगे। उसके बाद गाँव जहाँ जहाँ प्रवासी मजदूर है हम लोग गाँव जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और जो तथ्य आपने बताया है और ये जो डाटा बताया है वो सहरसा के लिए चौंकाने वाला डाटा है। और इस पे मुझे उम्मीद है जो सहरसा प्रशासन इस पे जो है बेहतर कार्य करेगी। और आपकी संस्थान को भी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपने बहुत ही बेहतर काम कर रही हैं और लोगों तक जो है आपका सराहनीय कार्य पहुंच रहा है। थैंक यू।